हाय गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन लेक्चर ऑन कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। मतलब ये हमारा कारो 2016 पे। ठीक है, ये रिवीजन लेक्चर जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब आईपीसीसी के लिए भी और फाइनल के लिए भी, क्योंकि दोनों में सेम ही है। देखिए, कारो पे हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग रिवीजन लेक्चर करेंगे, मैं किस वे से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग फटाक से चालू करते हैं कि कारो किन किन को एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कारो की। जो कारो है ना, ये एप्लीकेबल हो जाता है सारे कंपनीज के ऊपर, सारे ऑल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा नीचे दिए जाने वाले 6 कंपनीज के ऊपर। पहली है बैंकिंग कंपनी, दूसरी है इंश्योरेंस कंपनी। पहली है बैंकिंग कंपनी, दूसरी है इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी है सेक्शन 8 कंपनी, चौथी है स्मॉल कंपनी और पांचवी है 1% कंपनी। ठीक है, ये 5 के ऊपर तो एप्लीकेबल, अगर कोई भी ये 5 में से होता है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी की बात आएंगी तो यहां पे बहुत सारे इन्होंने कंडीशंस दे के रखे। सबसे पहली मास्टर कंडीशंस आती है, अगर वो प्राइवेट कंपनी एक तो होल्डिंग है या वो सब्सिडरी है कोई पब्लिक कंपनी की भी, तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर देखो सब्सिडरी है, होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की, तो काफी बड़ी कंपनी और वो ये सब चीजें कर सकती है, इसलिए मतलब रिपोर्टिंग वगैरह कर सकती है, वो सब चीजें। छोटी कंपनी नहीं है ना, छोटी कंपनी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे क्या। देखिए, मैंने यहां पे आपको बताया, अगर आईजी लिमिटेड करके कंपनी, उसकी सब्सिडरी अगर रिलायंस है या तो उस पर क्या कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि आईजी लिमिटेड करके कंपनी है और उसकी सब्सिडरी है रिलायंस करके, तो उस पर भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब किस पे, आईजी पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये मास्टर कंडीशंस है। कौन सा कि नॉट बीइंग अ सब्सिडरी एंड होल्डिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी, ये मास्टर कंडीशंस होती है। उसके साथ साथ अब एक दूसरी कंडीशंस भी आती है और 3 कंडीशन, जैसे देखो पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर हो जाते तो आपको कारो एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी टोटल बोरिंग्स है वो 1 करोड़ के ऊपर हो जाती है तो आपको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम डेली ऑपरेशन एंड फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस अगर आपके 10 करोड़ के ऊपर हो जाता है तो फिर से आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको लेकिन यहाँ पे डिटेल में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले मैं प्राइवेट कंपनी की अगर बात करूँ तो प्राइवेट कंपनी में मास्टर डेफिनेशन आती है, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी का। उसके बाद हमने देखा था पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 करोड़। देखिए, अब पेड अप शेयर कैपिटल में आपको लेना क्या क्या है। आपको इक्विटी लेना है, आपको प्रेफरेंस लेना है, आपको बोनस शेयर लेना है, आपको राइट शेयर लेना है, आपको चारों लेना है। और जब कॉल्स की बात आएंगी, अगर कॉल्स इन एडवांस है तो माइनस कर दीजिएगा, कॉल्स इन एडवांस को मत लेना। और अगर कॉल्स इन अरियर्स बढ़े तो उसको भी आप लोग नहीं लोगे। उसके बाद मैं अगर बात करूं फ्री रिजर्व्स की, तो आपको कैपिटल रिजर्व लेना है, रेवेन्यू रिजर्व लेना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लेना है, कैश रिजर्व रेशियो लेना है, जीआर मतलब अपना जनरल रिजर्व भी लेना है। लेकिन आपको रिजर्व कैपिटल नहीं लेना है। रिजर्व कैपिटल तभी यूज होता है जब लिक्विडेट होती है कंपनी, तो आपको वो नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी आपको नहीं लेना है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व होगा तो भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, और मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर कोई रेवेन्यू रिजर्व है, अगर डेबिट बैलेंस इन रेवेन्यू रिजर्व है तो वो एडजस्ट हो सकता है केवल क्रेडिट बैलेंस इन रेवेन्यू रिजर्व से ही। वो अगर क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देके रखो, देखो पेड अप शेयर कैपिटल 60 है, आरआर 20 लाख है और अपना कैपिटल रिजर्व कितना है 22 लाख है, और पीएनएल में डेबिट बैलेंस दिया है 4 लाख। तो ये 4 लाख माइनस होगा कि नहीं होगा, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने सही सोचा कि नहीं सोचा। मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं तो 80 और यहाँ पे 102 माइनस 4 होता है, टोटल 98 लाख। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीएनएल एडजस्ट हो गया रेवेन्यू रिजर्व से। दोनों क्या है यहाँ पे, दोनों ऑब्वियस बात है रेवेन्यू रिजर्व नेचर के अकाउंट है तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व होता ही नहीं 20 लाख का, तो क्या पीएनएल हम लोग एडजस्ट कर पाते थे क्या? तो नहीं कर पाते थे। मैं आपको बता दूं आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करूंगा बोरिंग में। बोरिंग में आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, टर्म लोन, प्रिंसिपल टर्म लोन आपको लेना है, सीसी, ओडी भी लेना है। ओडी देखो, ओडी में हो सकता है फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स के अगेंस्ट आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज की, तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, आप घबराना मत, उसको ऐड कर दीजिएगा हमारे बोरोइंग्स में। क्रेडिट कार्ड को भी आपको ले लेना है और प्रिंसिपल अमाउंट को भी आपको ले लेना है। बात करेंगे हम लोग इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में होंगे 2 पार्ट, अक्यूमुलेटेड, नॉट अक्यूमुलेटेड। अगर अक्यूमुलेट ही नहीं हुआ तो आपको लेने की तो बात ही नहीं आती। लेकिन अगर अक्यूमुलेट हो जाता है, अक्यूमुलेट भी होता है और ड्यू भी होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको बोरोइंग्स में ऐड कर दोगे। लेकिन अगर वो ड्यू नहीं होता है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमने डिटेल में इसको रेगुलर
पर्टिकुलर क्लास में इसका एनालिसिस कर लिया था। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे लोन की, जो हमने देख रहे हैं बोरोइंग्स में लोन भी इंक्लूड होगा ना, तो लोन हो सकते हैं दो बेस के, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। अगर फंड बेस्ड लोन है तो आपको ले लेना है, लेकिन नॉन फंड बेस्ड जैसे गारंटी वगैरह हो गया, अब गारंटी वगैरह आपको कब ऐड करना है, जब वो इन्वोक हो जाएंगी प्रोविजंस। इन्वोक हो जाएंगी मतलब सामने वाले ने डिफॉल्ट किया, मेरी गारंटी का अब मुझे पे करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक लोन अमाउंट आ गया ना, मतलब मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई, तो आपको यहाँ पे ले लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मैं रेवेन्यू, जो रेवेन्यू की कंडीशन है 10 करोड़ वाली, उसमें अगर ऑपरेशन है तो आपको ऑब्वियसली बात है सब वो वाला रेवेन्यू तो लेना ही है, लेकिन उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होंगे, जैसे जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड नहीं होंगी, ये नहीं होंगे, गाइडेंस नोट में इन्होंने दिया है। ठीक है, फिर अदर इनकम जैसे हो सकती है, रेंट की इनकम हो सकती है, डिविडेंड की इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, ये भी आपको ऐड कर देना है रेवेन्यू निकालते वक्त। जो 10 करोड़ का है ना, उसके निकालते वक्त आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं प्राइवेट कंपनी का बता दूं तो प्राइवेट कंपनी अगर वो प्राइवेट कंपनी सपोज सब्सिडरी है या होल्डिंग है कोई पब्लिक कंपनी पे, तो उसको कारो एप्लीकेबल करा देंगे। और कारो एप्लीकेबल हम लोग कब और करा सकते हैं, जब पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व इज ग्रेटर देन 1 करोड़, टोटल बोरिंग इज ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 10 करोड़, तब भी हम उस पे कारो एप्लीकेबल करवा देंगे। हो मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हाँ देखिए अब कौन से मैटर्स पैरा 3 में इन्होंने देखे रखे आपको कौन से मैटर्स पे रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आता है, देखो मैं आपको अच्छे से लर्न भी करा देता हूं। आपको टोटल 16 क्लॉजेज है, कितने टोटल 16 क्लॉजेज है। आपको हर एक क्लॉज नंबर याद होना चाहिए अच्छे से। अगर क्लॉज नंबर लिख के आओगे तो आपको बराबर फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना ऑडिट में मार्क्स मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं पैरा 3 के हिसाब से जो ऑर्डर्स है ना, उसमें 16 तरह के क्लॉजेज होते हैं। सबसे पहला देखो ध्यान रखो, अगर मैं किसी भी जगह ऑडिट करने जा रहा हूं तो सबसे पहले जाऊंगा तो मुझे बिल्डिंग दिखेगी, मतलब सबसे पहले मुझे देखा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं फिक्स्ड एसेट की बात करूं तो यहां पे आपको देखना है, क्या देखना है यहाँ पे कि क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम, मतलब क्या रीजनेबल इंटरवल्स पे इन्होंने फिजिकली वेरीफाई किया है। क्या फिजिकली वेरीफाई किया मतलब क्या बराबर जाके देखा है, क्या उनकी इंपेयरमेंट वैल्यू डिटेल वगैरह में देखा। अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है ना, तो आपको वो प्रॉपर्ली डील करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऐसा बोलते हैं कारो का ये पहला क्लॉज। ठीक है, उसके साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि जो टाइटल डीड्स होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे सेल डीड हो गया, ट्रांसफर डीड हो गया और क्या बोलते हैं कन्वेंस डीड हो गई, ये जो 3-4 प्रकार के डीड्स होती है ना, जो बेसिकली बताती है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम की है, वो डीड क्या हमारे नाम से है क्या। अगर हमारे नाम से नहीं है तो उसमें डिटेल्स दीजिए। जैसे हो सकता है कभी कभार हमने कोई बैंक को लोन लेने के लिए हमने अपनी डीड उनके पास जमा कराई हो, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक से कंफर्म करा लेना ऑडिटर का काम है और यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिएगा। आपको एक बात बताओ तो यहाँ पे ऐसे 570 गोइंग कंसर्न पे जो है ना, वो भी इन्वोक कभी कभार हो सकता है। आपको क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं वो कि इन्होंने बहुत सारे फिक्स्ड एसेट बेच दिया करके, तो आपको ये भी लिखना है कि ऐसे 570 के हिसाब से ऑडिटर गोइंग कंसर्न वो वाला जो चीजें है ना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ऑडिटर्स माइंड में तो यही रखेगा कि ये फॉर्म गोइंग कंसर्न है वगैरह, ऐसे वैसे सिचुएशन में आपको बताना होगा। एक और बात आपको बता दूं, अगर फिक्स्ड एसेट मटेरियल, फिक्स्ड एसेट मतलब मटेरियल वगैरह चीजें है, तो आपको हर साल में एक बार एटलीस्ट वंस तो आपको करना ही पड़ेगा फिजिकली वेरिफिकेशन। अगर नॉन मटेरियल वाले एसेट्स है तो ठीक है, 3 साल में एक आध बार आप लोग कर सकते हो। आपको किस वे से रिपोर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट अगर हमारी लैंड है तो आपको किस वे से रिपोर्ट करना है, देखो सीएलबीआर मतलब नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, फिर एल मतलब लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, बी मतलब आपको ग्रॉस मतलब ब्लॉक की वैल्यू आपको लिखना है, बी मतलब ग्रॉस वैल्यू पे लेना या नेट वैल्यू पे आपने किस वैल्यू पे लिया है, और आर में आपको बता देना होगा रिमार्क्स करके, ऐसे बताना होगा। आप इस वे से रिपोर्ट करोगे उसको अपने कारों के रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक बार हम लोग बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे क्या इन्वेंट्री, हमको देखेंगे क्या फिर इन्वेंट्री आपको साल में एटलीस्ट एक बार तो करना ही चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन। और अगर आपको कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको उसको भी प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख लेना है। आपको यहाँ पे AS2 भी एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में तीसरी अगर बात करूं तो क्या कंपनी ने किसी को ग्रांट किया है क्या लोन या अनसिक्योर्ड टू द कंपनी फर्म्स, जो आती है 189 मतलब रिलेटेड पार्टीज लोन वगैरह दिए है क्या। अगर दिए है तो क्या वो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या वो प्रीजुडिशियल है हमारे कंपनी के अगेंस्ट में, और अगर नहीं है तो आपको रिपोर्ट करना होगा। आपको वो भी बताना होगा कि शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का उन्हें बताया गया था क्या। फिर तीसरी बात आती है, अगर अमाउंट ओवर ड्यू है और अमाउंट अगर 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू है तो क्या हमने रीजनेबल स्टेप्स लिए थे क्या
रिकवरी के लिए। रीजनेबल स्टेप्स में हम लोग बोल सकते हैं उनको एक लेटर भेजना, लीगल लेटर भेजना कि आप लोग हमारा पेमेंट दे दिए, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि उसको रीजनेबल स्टेप्स में हम लोग गिन लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करूं फिर से लोन्स वगैरह, वो आते हैं 185 186 जो आप लोग पढ़ते हो ना यार, कंपनी आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपको फाइनल लॉ में है 185 186 के जो प्रोविजन है ना, बस वो वाले चीज से देखना है। फिर आती है बात डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स मतलब क्या, जो हमने डिपॉजिट, जो हमने कंपनी हैज एक्सेप्टेड, अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो वो क्या डायरेक्टिव्स इशूड बाय द आरबीआई के हिसाब से हुआ है कि नहीं है, आपको उस प्रकार की जानकारी अपने पास रखना होगा। फिर छठवां पॉइंट में बताता है कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो छठवां पॉइंट किसके बारे में बात करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब क्या, जो एज पर, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एज पर सेक्शन 148 वो रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर 25 करोड़ 50 करोड़ 35 करोड़ 100 करोड़ वो वाली जो है ना, वो वाली चीजों के हिसाब से क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ी क्या, और अगर जरूरत पड़ी है तो क्या आपने मेंटेन किए है क्या, ये आपको छठवें इसमें बताना होगा, छठवें क्लॉज में बताना होगा। सातवें क्लॉज में हम लोग बात करेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूज की। मैं आपको बता दूं स्टैट्यूटरी ड्यूज में ना आपको ऐसे 250 भी इन्वोक हो सकता है, जैसे कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी आपको हो सकता है इन्वोक। देखो स्टैट्यूटरी ड्यूज की यहाँ पे मैंने देखो आपको ये बना के दिया, चार्ट बना के दिया। देखो स्टैट्यूटरी ड्यूज में हो सकता है अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड हो। अगर अमाउंट डिस्प्यूटेड हो तो बहुत ही आसान बात है, डिस्प्यूटेड हो तो अमाउंट कितना है और कौन से फोरम पे डिस्प्यूट चल रहा है वो आपको रिपोर्ट कर देना है। लेकिन अगर अनडिस्प्यूटेड की बारी आ जाती है, आपको रिपोर्ट तभी करना है जब वो अमाउंट इज ग्रेटर देन 6 मंथ से ज्यादा वो ड्यू हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देके और बता देता हूं ताकि आप लोग अपने ही हो, इसलिए आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे फरवरी का जीएसटी, फरवरी का है ना जीएसटी पेमेंट था, फरवरी का क्या बोल रहा हूँ मैं, जीएसटी पेमेंट था, लेकिन आपने वो मार्च में पे नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है ये रिपोर्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये 2 महीने ही हुए। लेकिन अगर कोई जून का पेमेंट था, अगर कोई जून का पेमेंट था और वो अभी तक अनपेड है तो वो हम लोग रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम उसको आके फेब में पे कर देते हैं तो आपको ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, भले वो 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू रहा होगा, लेकिन क्या रिपोर्टिंग डेट पे वो ओवरड्यू है क्या 6 महीने से ज्यादा नहीं है, तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता के रखा हूं, पहले सिचुएशन में मैंने बोला था ना फोरम, जैसे आईटी के पास है तो वो पेंडिंग बता दीजिए। अगर आपको कोई नोटिस आई है जिसमें आपने उसको क्या बोलते हैं तो आपने रिवर्ट बैक नहीं किया तो वो आपके लिए एक हो सकता है खतरा बन जाए, तो आपको वो भी रिपोर्ट करने की जरूरत है। 8वीं की बात करूं तो आपने लोन खा गए, 8 मतलब 8 यू 8 द लोन, जो अमाउंट मिला था ना आपने खा गए, आपने डिफॉल्ट किए, काय में डिफॉल्ट किया आपने, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड बोरिंग्स में आपने डिफॉल्ट किए, डिफॉल्ट मारा है आपने, तो ऐसे सिचुएशन में आपको वाइज डिटेल्स देना है। वाइज डिटेल्स मतलब लेंडर वाइज डिटेल्स देना है आपको कि आपने किस किस का डिफॉल्ट किया है करके, वैसे सिचुएशन में। 90 पॉइंट की बात करूं तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको आईपीओ और एफपीओ की बात की गई है। अगर आपने कोई साल भर में पैसा मंगाया है आईपीओ और एफपीओ से और आपने उस जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बुलाया था आपने वो पर्टिकुलर पर्पस में पैसा नहीं लगाया तो आप गए काम से, आपको ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में यहाँ पे डालना पड़ेगा। बात करेंगे 10वें पॉइंट की, तो फ्रॉड के बारे में बात किया इन्होंने। फ्रॉड मतलब अगर कंपनी के दरमियान फ्रॉड होता है तो आपको यहाँ पे भी रिपोर्ट करना है, लेकिन आपको याद आना चाहिए कंपनी ऑडिट में हमने देखा है कि फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो, 1 करोड़ से नीचे होगा तो अपना कमेटी को या बीओडी को रिपोर्ट करो, एज में बी द केस। ऐसे सिचुएशन में उसके साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा, मतलब कारों में रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा अगर आपको कारों एप्लीकेबल होता है तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 1%, 3%, 5% वाली जो चीजें है ना उसके हिसाब से क्या पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर ज्यादा हुआ है तो क्या उसने रीपेमेंट के लिए स्टेप्स लिए गए कि नहीं लिए गए, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर मैं उसके बाद बात करूं निधि कंपनी 12th में आती है, निधि 12वीं तारीख को हम लोग निधि से मिलेंगे, मतलब क्या 12th को हम लोग 12th क्लॉज में हम लोग निधि से बात करेंगे। निधि कंपनी के केस में नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट क्या बोला मैंने, हाँ 1:20 का रेशियो होना चाहिए। किसमें, नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:20 का रेशियो होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में देखो नेट ऑन फंड्स में क्या आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल आएगा, फ्री रिजर्व आएगा, लेकिन अक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो माइनस कर दो, इंटेंजिबल एसेट होगा तो माइनस कर दो, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर से मिला हुआ पैसा होगा तो वो भी माइनस कर दो क्योंकि वो नेट ऑन फंड्स में नहीं आएगा। ओन्ड फंड्स, नाम भी लिखा ओन्ड फंड्स आना चाहिए ना उससे, तो वो आपको लेना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ यहाँ पे डिपॉजिट्स में यहाँ पे ये दूसरी सिचुएशन ये है कि अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स में आपने 10% जमा किया है कि नहीं किया। डिपॉजिट में आपके सेविंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट तीनों चीजें आ सकती है। उसके बाद अगर मैं 13th की बात करूं तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी सेक्शन 177 टू 188 वाले जो है ना वो 2 चीजें उसके बारे में बात की है यहाँ पे इन्होंने, कौन से इसमें 13th में। फिर
कौन से, हाँ 14 की अगर मैं बात करूँ, चलो अब मैं 14 की बात करूंगा। 14 में अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता है, तो वो जिस इसके वो क्या एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो आपको देखना पड़ेगा, और जिस पर्पस के लिए फंड रेज किए गए क्या उस पर्पस फुलफिल हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो आपको फिर से रिपोर्ट करो। 15 में आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन अगर डायरेक्टर्स के साथ इनकर करती है कंपनी तो वैसे सिचुएशन में भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आखिरी में मैं 16 की बात करूं तो 16 में बोला गया है सेक्शन 45 आईए के हिसाब से एनबीएफसी कंपनीज को कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन लेना, तो वैसे सिचुएशन में आपने लिया कि नहीं लिया वो सिचुएशन यहाँ पे 16 के क्लॉज में आ जाएंगी। 16 नंबर के क्लॉज में ये रिवीजन लेक्चर को आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको क्लॉज नंबर अपने आप ध्यान में रह जाएंगे, ठीक है। मैंने आप वैसे ऊपर शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखोगे ना तो आप इसको लिख के रख लीजिएगा, क्या था क्या, हाँ फिल पीडीसी एंड डिपॉजिट इन लोन अकाउंट। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। फिल पीडीसी, एफ से होता है, देखो एफ से होता है हमारा फिक्स्ड असेट, आई से होता है हमारा इन्वेंट्री, एल से होता है लोन, एल से होता है लोन, डी से होता है डिपॉजिट, सी से होता है अपना वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स होता है, डी से डिपॉजिट्स होता है, लोन से लोन अकाउंट, एज इट इज लिखा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसका जो सेकंड है, उसके बाद ये 8 तक पूरे ऊपर के इसमें कवर्ड हो गए। फिर उसके बाद आप लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर का इनिशियल फ्रॉड बाय मैनेजर इन निधि कंपनी विथ हेल्प ऑफ रिलेटेड पार्टीज, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होगा। उसके आगे का कब तक, 13 प्रोविजन तक, कौन सा, इनिशियल फ्रॉड बाय मैनेजर्स इन निधि कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज। और उसके बाद आपको 3 चीजें जो ध्यान में रखना होगा, सबसे पहला क्या आपको ध्यान में रखना होगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का ध्यान में रख लेना, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का, और 45 आईए का जो एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आपको एक और बात मैं अगर बता दूं आपको, तो अनफेवरेबल या क्वालिफाइड ओपिनियन अगर आपका निकलता है ऊपर के दिए जाने वाले सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको रीजन भी बनाना होगा। और अगर आप अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन तो फिर भी आपको रीजन बताना होगा कि क्यों आखिर आप रीजन नहीं दे पा रहे हो। तो ये था मेरा कारो का फास्ट एकदम रिवीजन। इसको 2-3 बार सुन के चले जाइए तो क्या हो जाएगा, आपको फटाफट माइंड में अगर चीजें रह जाएंगी ना, देखो ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना फाइनल वालों के तो बहुत ही मुश्किल है। एक बार का एपीसीसी में पूछ सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फाइनल में भी पूछ सकते हैं, मैं जरूरी नहीं है कि नहीं पूछे, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। लेकिन आपको ये सब चीजें है ना साथ में लिखना, जैसे वो फ्रॉड का अगर कोई केस स्टडी आता है तो आपको ये तो डालना ही है, वो मतलब आप वो 1 करोड़ के नीचे वाला 1 करोड़ के ऊपर वो वाला प्रोविजन बोल जो सेक्शन है वो तो आप डालने ही वाले हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको कारो की एप्लीकेबिलिटी भी बताना होगा। आपको एनबीएफसी का क्वेश्चन आता है तो आपको कारो की एप्लीकेबिलिटी बनाना होगा। कोई एसए 250 का आता है, एसए 250 का अगर आता है आपको वो स्टैट्यूटरी वाला जो लॉज एंड रेगुलेशंस वाला, तो वैसे सिचुएशन में आपको कारो की एप्लीकेबिलिटी भी वहां पे बताना होगा। मैंने जितना हो सके हर चीज कवर किया। जैसे देखो कॉस्ट रिकॉर्ड के वक्त हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग ले सकते हैं मैनेजमेंट से कि आपने रिकॉर्ड बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, ठीक है। वो सब सिचुएशन में यहाँ पे ऐसे 250 ये सब लिख के रखा हूँ मैंने, तो आपको थोड़ा मजा आ जाएगा, मतलब अच्छा रहेगा जितने अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लोगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। मैं और रिवीजन लेक्चर शूट करता हूँ आपके लिए। जल्दी हमारा कंपनी ऑडिट पे रिवीजन लेक्चर आएगा, देन हमारा क्या बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस पे लेक्चर आएगा, एंड पीयूसी पे भी आ सकता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे भी हमारा फटाक से, पीएसयू पे भी फटाक से एकदम रिवीजन लेक्चर में डालता हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।